अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म बनने से पहले भी और वज़ीर आज़म बनने के बाद भी जो बातें बारहा कहीं, उसमें यह कहा गया था कि मुख्तलिफ इस्लाहात लाई जाएंगी, जो काम है उनके ऊपर चेक रखा जाएगा, आवाम के सामने भी जवाबदेही होगी, यहाँ तक कि पार्लियामेंटेरियंस और सेनेट में भी जवाबदेही होगी। आज एक मरतबा फिर काबीना का जो सेशन हुआ उसमें हमने देखा कि बहुत से अहम इशूज़ के ऊपर बातचीत की गई और फैसले भी किए गए। ये अलग डिबेट है कि उसमें से कितने इशूज़ के ऊपर काम हो सकेगा, लेकिन इस अज़्म का इयादा जरूर किया गया है जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसके अलावा सिविल लॉ रिफॉर्म्स, नैब कवानीन और इस किस्म के मल्टीपल ऐसे इशूज हैं जिनके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि काम होना चाहिए। अब 100 रोज़ा जो प्लान था जिसपे बारहा ये बात हो सकी है कि क्या वाकई 100 रोज़ा प्लान इंप्लीमेंट हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, इसके ऊपर खुद PTI के अंदर भी काफी तशवीश पाई जाती है। लेकिन आज जो काबीना का सेशन था उसमें यह कहा गया कि इसको हर सूरत में एग्जीक्यूट करना होगा। अब वाकई ये हो कैसे सकेगा, आज प्रोग्राम में थोड़ा सा हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा आगे चलकर एक और अहम तरीन केस जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है, आसिफ अली जरदारी साहब और जो उनकी बहन है फरियाल तालपुर साहिबा, उनके हवाले से लगता यह है कि कुछ अच्छे हालात अब पैदा होने नहीं जा रहे। जरदारी साहब जो कि एक रोज पहले कह चुके हैं कि ये तमाम केसेस नवाज शरीफ साहब ने बनाए और उन्हीं के दौर में बनाए गए। हम देख ये रहे हैं कि जिस तरीके से इन केसेस में डेवलपमेंट हो रही है, खास तौर पर जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही हैं, लगता यह है कि जरदारी साहब भी एक इसी किस्म की GIT का सामना कर सकेंगे जिसमें जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने माजी में पानामा के हवाले से किया। क्योंकि जो आज FIA है उसकी तरफ से दरखास्त की गई है कोर्ट को कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो कि इस केस को आगे लेकर चले। तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में जो बार बार नून लीग बयानियां दे रही है कि उनकी कुछ मजबूरी है और इसको पीपल्स पार्टी डिनाई भी कर रही है, इस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे कि इसमें कितनी हकीकत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन को इस किस्म के मुकदमात का सामना करना पड़ा और PTI इन मुकदमात को आगे लेकर किस तरीके से चलेगी। प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में बात होगी सदारती इंतखाब के हवाले से। आरिफ अलवी साहब की पोजीशन बड़ी मुस्तहकम है, इसमें नजर आती है, लेकिन जो जॉइंट अपोजिशन है उसका मैसेज बिल्कुल भी जॉइंट अपोजिशन का नहीं जा रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन साहब के नाम पर कायम है और जो बाकी रिमेनिंग अपोजिशन है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपना कैंडिडेट नॉमिनेट कर चुकी है। बड़ा एक नेगेटिव मैसेज जरूर जाएगा कि ये अपोजिशन मुत्तहिद नहीं है, लेकिन इसके नुकसानात क्या होंगे अपोजिशन के लिए और फायदा क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, तारुफ का आगाज करूंगी। मेरे साथ तारिक मीरज़ादा साहब सीनियर तजियाकार मौजूद हैं, तारिक साहब से बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ बलीगुर रहमान साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं और साबिक वफाकी वजीर भी हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर साहब वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ ये चारों मेहमान मौजूद हैं। आगाज में करूंगी सर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से। एजाज साहब से ये बताएगा कि आप वैसे तो इस्लामाबाद में नहीं थे, लेकिन ये जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है और इसमें बड़े अहम इशूज के ऊपर बात की गई है कि हमने इस पे काम करना है। सर क्या जिस तरह आज भी बात हुई है कि 100 रोज के अंदर जो प्लान बनाया गया उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, प्रैक्टिकली सर क्या सक्सेसफुल हो सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसको इंप्लीमेंट करने में? जी बहुत शुक्रिया नादिया। ये मुझे लगता है पहले दिन से कोई एक कन्फ्यूजन है कि जो कुछ हमने 100 डेज प्लान सामने रखा था वो शायद 100 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसकी मेरा ख्याल है मुतअद्दिद दफ़ा वजाहत की गई है कि सारी पॉलिसीज़ जिस यानी प्रोजेक्ट को या काम को करने के लिए होंगी वो 100 दिन के अंदर अंदर उनके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ कि दयामीर भाषा डैम है, उसकी कुछ काम इब्तदा में हुआ लेकिन 12-13 बरस हो गए उसके ऊपर खातर खा काम नहीं हो सका। तो तहरीक इंसाफ ये करेगी कि दयामीर भाषा डैम के ऊपर वो काम तेज़ी से शुरू करे और अपने 5 साला दौर के अंदर उसको कोई 50-60% कंप्लीट कर ले। चुनाचे ये होगा, मिसाल के तौर पे हमने कहा कि इतने अरब दरख्त लगाएंगे तो उनके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हमने ये कहा कि हम 50 लाख छोटे घर बनाएंगे जो आसान शराइत पे बेघर लोगों को देंगे तो उस पर काम शुरू हो जाएगा। सिमिलरली तो ये आप समझ लीजिए कि ये सारी बातें आप यकीन इसके ऊपर करें कि हम पॉलिसीज़ और काम का आगाज़ इन 100 डेज़ के ऊपर में कर देंगे और इंशाअल्लाह यानी ये अज़म है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यानी मिसाल के तौर पे एक और बात मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, इस वक्त तो मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि घर को आग लगी है और हमारा जो यानी आइंदा 6 महीनों के अंदर $10-12 बिलियन जो हमने
कर्ज लिया है उसके सूद की किस्तें अदा करनी है। तो ये सॉर्ट ऑफ फाइटिंग, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं तेजी के साथ कि इसको किस तरह निपटना है। हम चाहते हैं कि आइंदा कर्ज न लेना पड़े और आप अपनी मईशत और अपने पाँव पे खड़ा हो जाएं। इसके ऊपर इकदामात नजर आएंगे, इस पे इकदामात नजर आएंगे कि FBR के अंदर वो क्या जौहरी तब्दीली की जाए जिसके नतीजे में जो टैक्स पेयर है वो अपनी जान छुड़ा। यानी एक तरफ ये कौम चैरिटी देने पे तो आमादा है लेकिन टैक्स देने के ऊपर आमादा नहीं है। चुनाचे हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये वो है असल में करने के काम कि जो हम करेंगे। एक चीज आप अपने ज़हन में रख लीजिए, ये जो एहतसाब है ना, ये एहतसाब हमने नहीं करना, हम अदारों को एम्पावर करेंगे कि वो एहतसाब करें और अक्रॉस दी बोर्ड करें। अगर ये होता हुआ नजर आया कि किसी एक पार्टी को या किसी एक खानदानी का सिर्फ हो रहा है तो मैं नहीं समझता कि वो अपने असरात पैदा कर सकेगा या उससे अवाम के अंदर कोई पॉजिटिव मैसेज जाएगा। वो यानी टेबल के इस तरफ मेरी तरफ बैठे हुए हों या सामने बैठे हुए हों, हम अदारों को मजबूत करेंगे कि जिस तरह आज की काबीना के अंदर कहा गया नैब के हवाले से, FIA के हवाले अच्छा, एजाज साहब इंडिपेंडेंट करेंगे, लेकिन माज़रत सर आपकी मैं बात ये हमारा करने का काम है 100 दिनों के अंदर। बिल्कुल ठीक, लेकिन जो आज डिसीजन हुए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर, लेकिन इसमें जो आज डिसीजन हुए जिस तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल लॉ के हवाले से रिफॉर्म्स हैं, फिर ये भी कहा जा रहा है कि शजरकारी के हवाले से डिसीजन होंगे, सबसे बढ़कर नैब कवानीन में तब्दीली होगी। मैं जरा सर अपोजिशन से भी थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि क्या इसमें अपोजिशन की कंसेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्या उनसे मशवरा लेना चाहिए PTI को या नहीं लेना चाहिए? मलिक साहब सर आपसे आगाज करूंगी, फिर मैं ताज हैदर साहब की तरफ जाऊंगी। सर ये तमाम जो चीजें चेंजेस लाने की गवर्नमेंट कोशिश करेगी, अच्छी बात है कि चलें पॉजिटिव स्टेप होगा, लेकिन क्या इसमें अपोजिशन से मशवरा करना क्या PTI की हुकूमत को करना चाहिए या आपके ख्याल में ज़रूरी नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में बात करने का। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि जो यहाँ बातें की गई उसमें मैं आपको ये वाज़े कर दूँ कि दयामीर भाषा डैम की बात की गई कि हम बात करेंगे। दयामीर भाषा पे PMLN ऑलरेडी 108 अरब की ज़मीन खरीद चुकी है, उस पर बहुत काम आगे जा चुका है और घर को आग लगने की भी यहाँ पे बात की। वैसे टू बी वेरी फेयर विद PTI, अगरचे वो फेयर तरीके से जीत के नहीं आई, एक जाली मैंडेट है और जिस तरह वो सबको पता है, लेकिन टू बी फेयर विद देम अभी तो सिर्फ जुमा 8 दिन भी नहीं हुए और टॉक, वो कहते हैं ना कि टॉक इज़ चीप, तो टॉक तो हम 10 साल से सुनते आए हैं और ये कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो ये 100 दिन जब पूरे होंगे, कुछ और दिन पूरे होंगे, तब पता नज़र आएगा कि भी ये किस तरह डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे और अल्लाह मुल्क की बेहतरी करे। लेकिन जब यहाँ घर को आग लगी की बात की गई तो 2013 में आपको याद होगा जब लिटरली पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी और जो लोड शेडिंग की सूरत हाल थी, उस वक्त भी इससे ज़्यादा फायर फाइटिंग थी। FBR की जो बात की तो हम 2013 में 1.8 ट्रिलियन रुपीस FBR का रेवेन्यू था, 4 ट्रिलियन से ज़्यादा को अब हम छोड़ के जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये डबल से भी ज़्यादा किया गया FBR का रेवेन्यू। चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन जब थोड़ा सा ये आगे चलेंगे उस वक्त आप कंपेयर कर सकेंगे कि क्या चीज़ें हुई। कम से कम वो तीन माह का मौका इनको मिलना चाहिए, 100 दिन का, उसके बाद ज़्यादा बेहतर होगा कि हम क्रिटिसाइज कर सकें। इन बिटवीन भी जैसे जैसे हैं, बहरहाल एनालिस्ट भी और हम इंशाल्लाह मुस्बत अपोजिशन करेंगे। ये अलग बात है कि इस दफ़ा जिस तरह आपने शुरू में एक बात की कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के ऊपर अपोजिशन मुतहद नजर नहीं आ रही और उसमें हमें ये ड्रॉबैक है अपोजिशन का। जी बिल्कुल, और ये इसमें हमें बहुत ज़्यादा ताज हैदर साहब हमारे बहुत काबिल एहतराम हैं, भाई हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा शिकवा है कि पहले शहबाज शरीफ साहब के नाम से जिस तरह अलग हुए, जबकि शुरू में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी, बल्कि उस टीम ने खुद कहा भी था कि अगर सही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट चाहिए तो शहबाज शरीफ साहब को खुद आना चाहिए और हमें इसको एक जीतने वाला इलेक्शन समझ के लड़ना चाहिए। अच्छा माज़रत, लेकिन अगर ये जो बातें मैंने भी की हैं कि ये चीज़ें डिसाइड की जा रही हैं, मुख्तसरन ये कि क्या आपके ख्याल में 100 दिन में इस पे इनिशिएट किया जा सकता है या इम्प्लीमेंट हो सकेंगी है? और इसमें अगर अपोजिशन से बात नहीं की जाती तो क्या रिएक्शन में अपोजिशन कुछ करेगी? देखिए जी, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और अपोजिशन की एडवाइस लेना, पार्लियामेंट इज़ द बेस्ट फोरम जहाँ पे अपोजिशन अपनी अपनी एडवाइस बात करती रहेगी और ये हुकूमत का प्रोगेटिव होगा कि वो उनकी जो पॉजिटिव एडवाइस है उसको इनकॉर्पोरेट करे या ना करे। लेकिन उनके पास जो जिस तरह भी मैंडेट मिला, बहरहाल उनकी अब जिम्मेदारी है और आई विश देम वेल। तारिक पीज़ा साहब, सर एक तो ये कि आप दयामर भाषा के हवाले से जब मलिक साहब गुफ्तगू कर रहे थे आप डिसएग्री कर रहे थे, सर एक तो ये कि वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, दूसरा ये कि खान साहब ने जो तमाम बातें की हैं, फिर निज़ाम अदल ज़ाब्ता फौजदारी, इन तमाम चीज़ों को भी वो चेंज करने की बात करें,
सर ये 18वीं सदी से चले आ रहे तमाम लेजिस्लेशन है जो आज तक हम अंग्रेज़ों की बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो पुराने चले आ रहे हैं, इनको चेंज करने में पीटीआई की गवर्नमेंट को कितनी हर्डल्स हो सकती हैं? असल में ये जो अगर हिज़्ब इख्तिलाफ ताउन करे और इनकी मुसवदा साजी जो है कैबिनेट से मंजूरी के बाद उस पर काम मुकम्मल हो जाए और कैबिनेट उसको मुसवदों को मंजूर करे तो पार्लियामेंट में लाने के बाद चंद दिन लगते हैं किसी भी कानून को मंजूर कराने में, लेकिन इसका ताल्लुक हिज़्ब इख्तिलाफ की रुकावट पसंद तबीयत भी हो सकती है और ख़ुद हुकूमत की सुस्ती भी हो सकती है। चाहे तो चंद हफ्तों में ये कानून तब्दील हो सकते हैं नई कानून साजी के जरिए, और चाहे तो 5 साल के बाद। लेकिन क्या होने चाहिए आपके ख्याल में? वक्त की जरूरत है कि इनको तब्दील होना चाहिए? बेशुमार इतने कानून तब्दील होने चाहिए कि जितना शायद इनके पास वक्त ना हो। एक बात। दूसरी दियामीर भाषा डैम, देखें 5 साल इस पार्टी को हुकूमत मिली है, इसको नून लीग को, यहाँ तक कि जनाब 4 साल गुजर गए, मुकदमा हुआ, नवाज शरीफ साहब सजा पा के जेल में पहुँच गए हैं, उसके बाद उनकी पार्टी के पास हुकूमत रही। 5 साल में अभी पूरी तरह इन्होंने ज़मीन भी नहीं खरीदी। अभी भी ये ज़मीन अगर खरीद जाते ना तो मैं कहता हूँ, और कोई झगड़े पीछे छोड़ के जाते, अभी बहुत से झगड़े हैं जो अभी पीटीआई को निपटाने पड़ेंगे, वहाँ पर इख्तलाफात हैं जो अपनी अच्छी क़यादत से शुरू में हल कर सकते थे, लेकिन हमारा मुल्क इसी तरह के लोगों मसाइल और इसी तरह के लोगों की पॉलिसियों का शिकार रहता है। देखें ये जो बात कर रहे थे अभी साहब का वजीर हमारे साथी यहाँ पे, ये जो कि इतने हजार अरब तक हमारी जनाब क्या कहते हैं एफबीआर का रेवेन्यू है, ये दरामदात से हासिल किया हुआ रेवेन्यू है। आपके मुल्क में 55 अरब डॉलर की चीजें आ रही हैं और आपने उन पर टैक्स लगाए हुए हैं बड़े भारी। ये बरामदात से नहीं है, बरामदात तो पिछले साल इनके दौरे हुकूमत में 19.5 अरब डॉलर थी, और अब जो है इस साल जबकि इनका दौर खत्म हुआ तो 23.5 अरब थी, जो पिछले 26 अरब थे उनसे नीचे अरब डॉलर से नीचे आई हैं। तो ये तमाम जो कारनामा जिसका जिक्र हो रहा है, ये तो मुल्की दरामदात पर सुर्खी पाउडर से लेकर और क्या कहते हैं मशीनरी की दरामद से आमदन को कमाने की बात हो रही है। आप बढ़ा लेना 100 अरब डॉलर कर दें, ये तकरीबन 4000 अरब और बढ़ जाएंगी, मुल्क डूब जाएगा। वजाहत कर लेने इसमें मैंने बीच में नहीं बोलना। अब बात जी, मैं गुजारिश ये है कि ये जो दोनों बातें हैं, दियामीर भाषा डैम मुशर्रफ साहब ने संगे बुनियाद रखा, कोई काम नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी का दौर गुजरा, कोई काम नहीं हुआ, और उसमें तखमीना जो रखा गया था 150 अरब का ज़मीन की खरीदारी का, वो 108 अरब में शफाफियत से खरीदी गई। दूसरी बात यह कि जो एफबीआर के रेवेन्यूज़ हैं, एफबीआर के रेवेन्यूज़ में एक हिस्सा इंपोर्ट की टैक्स के ऊपर ज़रूर आता है, लेकिन जो हमारे यहाँ इंपोर्ट बढ़ी थी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा सबसे ज़्यादा मशीनरी का था, और मशीनरी की इंपोर्ट हमेशा मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर होती है। सीपैक में हम गए हुए हैं और इंशाल्लाह उसके फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट आएंगे। मशीनरी की इंपोर्ट पे हमेशा जिक्र किया जाता है, सिर्फ शाह मलिक साहब नहीं कर रहे, सारी हुकूमतें ये करती हैं। देखिए जी 500 अरब रुपए की मशीनरी आई है इस साल, मुल्क की बरामदात या अगले साल या उससे अगले साल जो है वो 6 गुना बढ़ जाएंगी। पता लगता है बरामदात गिर के कहाँ आ गई, 19.5 पर। तो ये जो सारे, मैं तो समझता हूँ ऐसी बरामदात पर पाबंदी आप लगा दें, कम से कम मुल्क के ऊपर कर्जा तो नहीं चढ़ेगा। ज्यादा होना चाहिए इंपोर्ट्स के मुकाबले में। ताज हैदर साहब, सर ये फरमाएगा कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एजेंडा लेकर चल रही है, यकीनन बहुत से कवानीन में तब्दीली वक्त की जरूरत भी है सर, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विदाउट एनी क्वेश्चन उनको सपोर्ट करेगी या चाहेगी कि अपोजिशन की मर्जी भी उसमें शामिल हो, राय भी शामिल हो, और उसके बाद उन फैसलों को उन पर अमल दरामद किया जाए? देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर पहली ईंट टेढ़ी रखी गई है, अगर इलेक्शंस ही जो है वो कंट्रोवर्शल है, 90% फॉर्म 45 पे किसी एजेंट के दस्तखत नहीं है, तो उस गलती को छुपाने के लिए 10 गलतियाँ की जाएंगी और 10 गलतियों के बाद 100 गलतियाँ उनको छुपाने के लिए की जाएंगी। तो ये सिलसिला जो है, एक मौका हमें मिला था, एक ईमानदाराना हम इंतखाबात कर सकते थे, और फिर उसके बाद सब मिलजुल के, हारने वाले जीतने वाले सब मिलजुल के इस मुल्क को आगे बढ़ा सकते थे। जहाँ तक कानून साजी का ताल्लुक़ है, तो ये जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, ये सोच आमिराना सोच है कि डिक्टेटर एक कानून बना देता है और वो कानून लागू हो जाता है। कानून साजी इस तरीके से नहीं होती। कानून साजी के लिए मुसवदा कानून बनाया जाता है, उसे पेश किया जाता है, फिर वो कमेटियों को यही कहा गया किया जाता है। कमेटियाँ उस पर गौर व खौस करती हैं,
उसको बेहतर बनाती हैं, तरामीम उसमें आती हैं, बहुत सी तब्दीलियां आती हैं। लेकिन ताज हैदर साहब, इसमें से तरीकाकार तो गालिबन यही रवा रखा जाएगा ना। वैसे एजाज चौधरी साहब भी बेहतर हमें गाइड करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है इसी सिस्टम के तहत कवानीन के ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश करेगी पीटीआई। वो मैं अर्ज करूं कि उसमें आमलीत कहां से आ गई इस बात में? सर उनको कंप्लीट करने दें। जी 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 सर। मैं चुप हो जाता हूँ डर के मारे। मैं ये कह रहा था कि ये कहना कि जी हम ये कानून बना देंगे, बात कंप्लीट कर लें। ये लहजा मुनासिब नहीं है कि जी बस हमने ये कानून बना दिया। ऐसे नहीं होता। कानून हमेशा मशवरे से बनते हैं, और कानून जो है वो बनते हैं, कमिटीज़ पहले लाएंगी, उसके बाद आपको दोनों जो ऐवान हैं पार्लियामेंट के, वहाँ से उन कवानीन को पास करना पड़ेगा। और अगर कहीं भी आपको वो वोट नहीं मिलता अक्सरियत का, तो वो कानून फिर नहीं बन सकता। तो कानून बनाने के लिए एक बहुत ही आदमी को एक खाकसारी का मुजाहरा करना होता है, दानिश का मुजाहरा करना होता है, और वो मिलजुल के वो चीज़ें बनती हैं। तो कानून बनाने का तरीक़ा ये है, और उसमें ज़ाहिर है कि वक्त भी लगता है, गौर व खौस किया जाता है, एतराज़ात होते हैं, उन एतराज़ात पे से फिर कोई रास्ता निकाला जाता है कि हाँ साहब। लेकिन सर पीपल्स पार्टी इस पे तो मुत्तफिक है ना कि ये कानून साजी होनी चाहिए। सर इस पे तो अग्री करती है ना पीपल्स पार्टी, ताज हैदर साहब? नहीं, हमने तो अपने मंशूर में बहुत कहा है, ख़ास तौर से नैब के लिए, कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये कि अगर इस किस्म की चीज़ हुई है कि कानून शिकनी की गई है इलेक्शंस के दौरान, कि जो आर्टिकल जो सेक्शन 90 है उसी को आपने अगर फॉलो नहीं किया है, तो जिन्होंने उस कानून को तोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। कि इलेक्शन एजेंट्स को बाहर जिस तरीके से निकाला गया और बगैर दस्तखतों के वो फॉर्म 45 ले लिए गए, तो कानून का बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना ये ज़रूरी है कि कानून पे अमल दरामद कराया जाए। और अगर आप वो करने को तैयार नहीं है। सर वैसे माजरत के साथ जो कवानीन मौजूद हैं उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन कितनी हो पाती है? अगर उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन करवा ली जाए तो शायद नए कवानीन की उतनी अर्जेंट जरूरत। सर मैंने वही अर्ज किया कि सेक्शन 90 जो हुकूमत जिसने इलेक्शन कराए हैं, जी जी बिल्कुल ठीक सर, ये हुकूमत जिसने इलेक्शन कराए हैं, ये हुकूमत पीपल्स पार्टी और नून लीग की बनाई हुई थी। ठीक है, अगर किसी ने बहुत बड़ी गलती दलील की, सुनता आया हूं बहुत पहले। और अगर अब एतराज है किसी नतीजे पर, अगर आप किसी नतीजे के खिलाफ हैं तो सुप्रीम कोर्ट हाजिर है। आप लोग सो मोटर नोटिस का इंतजार ना करें, बड़े दिल लाएं, बड़ी कोशिश को लेके जाए और एक नायक को जरदारी साहब के मुकदमा से हटाकर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़वाएं। सर मुझे एक ब्रेक लेनी है, चलिए। जहां अपोजिशन अपने तौर पर पार्लियामेंट का जो प्लेटफॉर्म है उसको जरूर इस्तेमाल करेगी एहतजाज रजिस्टर करने के लिए, वहीं पीटीआई के चैलेंजेस पर हम वापस आते हैं, जहां एक तरफ अमेरिका से ताल्लुकात एक बड़ा चैलेंज है, और शाह महमूद कुरैशी साहब कई दफ़ा कह भी चुके हैं कि जिस तरीके से अमेरिका डील करेगा बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान भी डील करेगा। वहीं अंदरूने खाना करप्शन के खात्मे के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसा बड़ा केस सामने आया है वो भी पीटीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा, क्योंकि इसमें जरदारी साहब का भी नाम आ रहा है, ये भी हम उनसे जानेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर न्यूज रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से एफआईए की तरफ से जीआईटी बनाने की सिफारिश की गई है। अब फैसला कोर्ट के ऊपर है कि आया ये जीआईटी बनाई जाती है या फिर नहीं, लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि इसी किस्म की जीआईटी का सामना करना पड़ा था नवाज शरीफ साहब को पानामा केस में, तो क्या जरदारी साहब के हवाले से भी शायद अब एहतसाब का अमल उसी डायरेक्शन में चल रहा है? जास चौधरी साहब, आगाज आपसे करूंगी। सर ये बताएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो फहरिस्तें अब बन रही हैं उसमें तकरीबन 400 से ज्यादा लोगों का नाम आया है कि उन्होंने मुख्तलिफ जराए से मनी लॉन्ड्रिंग की है। एक तो ये कि पीटीआई उन केसेस को, नामों को किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी, और दूसरा ये जो एफआईए ने डिमांड की है सर जेआईटी की, अगर ऐसा होता है तो पीटीआई की गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करेगी इसे? अच्छा, मुख्तसरन दो बातें मैं अर्ज कर लूँ। पहली बात तो ये जो इलेक्शन के जाली मैंडेट के हवाले से बलीग रहमान साहब ने भी और ताज हैदर साहब ने भी जो फरमाया है, असल में देखें इसमें बड़ा तजाद है। अगर ये अपोजिशन इसके ऊपर इकट्ठा हो सकती
तो शायद तहरीक इंसाफ इसके हक में है कि ये अंदाज़ा लगाना चाहिए कि कहाँ क्या ख़राबी हुई है। हम इसके मुखालिफ नहीं हैं और इसके ऊपर हम कह चुके हैं। अलबत्ता मुझे ये समझ नहीं आती कि पूरे सूबा सिंध में 2013 से ज़्यादा नशस्तें पीपल्स पार्टी ले गई और पंजाब के अंदर रोज़ाना नून लीग के लीडर्स कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बन के हम उभरे हैं। तो मुझे बताइए कि ये इंतखाब किस तरह का हुआ है जिसके बारे में इन्होंने जाली फरमाया है सिंध में और पंजाब के अंदर, फिर इनकी राय क्या होगी। दूसरी बात यह कि कभी हो नहीं सकता कि कोई कानून साजी के बारे में सोच सके और पार्लियामेंट को बीच में से निकाल दे। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और हमारी तो सारी लीडरशिप इस बात के ऊपर वाज़े है। आज असद उमर साहब ने कहा कि ये जो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जितना हम सूद के अंदर फंसे हुए हैं जो हमने वापस करना है, तो हम पार्लियामेंट से मशवरा करेंगे। या यहाँ तक तो हम यानी वो चीज़ें कि जो इससे पहले गुज़श्ता 10 बरस के अंदर जब हम चाहते थे कि जब आप कर्ज ले रहे हैं तो पार्लियामेंट में ज़ेर बहस ले आए, तो वो कोई नहीं लाता था। हम तो यहाँ तक इस बात के चाहते हैं कि हम अब मुल्क की हालत जो है ना इस वक्त, वो छुपा के ना किसी से रखी जाए, वो कौम के सामने रखी जाए। और कौम के सामने का रखने का एक ही रास्ता है कि हम वो असेंबली के अंदर रखें, उसके ऊपर बहस की जाए। अच्छा, वक्त थोड़ा सा कम है, मनी लॉन्ड्रिंग वाले इशू पे आ जाएं, पार्लियामेंट को अवॉइड नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब आपसे अगली बात जो आपने कही है, देखें बिल्कुल ठीक, मैंने इसका इशारा अपनी पहली गुफ्तगू में कर दिया था कि यह हुकूमत के करने का काम नहीं है। हुकूमत ये देखेगी कि जो अदारे इस काम के ऊपर मामूर हैं उन्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है, उन्हें किसी मज़ीद क़ुव्वत की, ताकत की, फंड्स की ज़रूरत है, तो हुकूमत उसको फराहम करेगी। हुकूमत कवानीन साजी करती है, वो देखेगी कि कवानीन मुअस्सर हैं कि नहीं है। हुकूमत ये चीज़, पार्लियामेंट ये चीज़ देखेगी कि जो कुछ हो रहा है अक्रॉस द बोर्ड ठीक हो रहा है, उसमें कोई यानी किसी की तरफ फेवरिज्म तो नहीं हो रहा। ये काम है हुकूमत के करने के, वो हम करेंगे। हम खुद किसी का एहतसाब नहीं करेंगे, हम अदारों के साथ वो रवैया इख्तियार करेंगे कि जो हुकूमतों का अदारों के साथ होना चाहिए। उनको इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शंस करने चाहिए। FIA अपना काम करे, नैब अपना काम करे, FBR अपना काम करे, SCCP अपना काम करे, और तब जाकर हम ये मुमकिन कर सकेंगे कि इस एहतसाब को अक्रॉस दी बोर्ड होता हुआ नजर भी आए और सबके लिए बराबर होता हुआ नजर आए। इसमें तो अगर हुकूमत कहीं पे मुदाखलत करेगी, मैं आपसे बाद में आके सर जवाब लेती हूँ कि सर मैं आपसे बिल्कुल ठीक, मैं इस पॉइंट पे मैंने आपसे जवाब लेना है कि जरदारी साहब अगर ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के दौर में और उन्होंने ही उनके खिलाफ केसेस बनाए, तो क्या PTI वॉलंटरली उन केसेस को विदड्रॉ करवाएगी? अगर एक सीजन पॉलिटिशियन ये कह रहा है, मैं इसका जवाब लेती हूँ। पहले बलीग साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 400 से ज्यादा लोगों के नाम इसमें आए हैं। एक तो ये कि आपके ख्याल में ये इन्वेस्टिगेट होना कितना इंपॉर्टेंट है? फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन की रिकमेंडेशन 2015 में दी गई थी कि इस केस के ऊपर काम होना चाहिए, और ये नून लीग के बिल्कुल दौर के आखिरी हिस्से में इसकी तहकीकात शुरू की गई। तो सर क्या वजह थी कि नून लीग की गवर्नमेंट उस वक्त नहीं चाहती थी कि पीपल्स पार्टी जिनको साथ लेकर चल रहे हैं उनके खिलाफ भी किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो? वजह क्या थी एक डिले की? और दूसरा, इस वक्त इस टाइमिंग पे खासतौर पर जरदारी साहब के स्टेटमेंट को मद्देनजर रखें तो क्यों जरदारी साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं नवाज शरीफ साहब? देखिए, इसमें मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप सियाक़ो सबाक़ भी देखिए। जो कहा जा रहा है कि PMLN और PMLN और पीपल्स पार्टी ने मिल के जो इदारे लगाए, बहरहाल अपोजिशन और गवर्नमेंट ने मिलकर, एक्चुअली और अपोजिशन में सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं थी, PTI और दूसरी जमातें भी थीं, तो उन्होंने मिल के जो इदारे बनाए या इदारों के सरबराह किए, उनकी न्यूट्रलिटी तो यही थी कि उन्होंने ना पीपल्स पार्टी का साथ दिया ना PMLN का दिया। लेकिन हमें उस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि क्या प्रेशर्स थे और किस तरह चीज़ें हुई हैं, और वो परफॉर्म नहीं कर सके आइन और कानून के मुताबिक। पॉइंट आ गया। मैं ताज हैदर साहब, सर एक तो ये फरमाइएगा कि ये जो JIT की डिमांड कर रही है FIA, सर आपके ख्याल में अगर ऐसा होता है तो क्या पीपल्स पार्टी इसको वेलकम करेगी कि ठीक है होना चाहिए, उसमें जरदारी साहब भी पेश होने को तैयार है अगर तो बुलाया जाता है? और दूसरे से जरदारी साहब ने ये जो बात की है कि नवाज शरीफ साहब ने ये केसेस बनाए, इनडायरेक्टली क्या PTI को फायदा नहीं पहुंचा रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहकर के ये सारा मलबा तो नून लीग की लीडरशिप के ऊपर डाल रहे हैं? नहीं, अगर एक हकीकत है और सिर्फ यही हकीकत नहीं है, पहले भी 19 केस बनाए गए हैं, 11 साल जेल में रखा गया है, और 11 साल जेल में रख के जब एक भी केस साबित नहीं हुआ तो जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन गए थे।
और इस दफ़ा भी यही किया जा रहा है। अफसरान का जो मेलिफाइड है वो नायक साहब बता चुके हैं कि क्या मेलिफाइड है जो इसकी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन ये कि जो लोग ये केस बनाते हैं उनके ख़िलाफ़ क्या किया जाता है। यानी 11 साल आप किसी शख्स को जेल में रखते हैं तो कोई तो किसी को तो पूछना चाहिए कि जनाब ये किसने केस बनाए थे और क्यों एक शख्स को जो बाद में बेगुनाह साबित हुआ 11 साल जेल में रखा गया, या ये कि पहले भी जो सज़ा दी गई थी और उसके बाद वो एक टेप निकली थी जिसमें 2 बहुत बड़े लोग जो थे वो जस्टिस कय्यूम साहब को धमकियां दे रहे थे और उनसे कह रहे थे कि फ़ैसला ये दे दिया जाए। 3 जज साहिबान को इस्तीफ़ा देना पड़ा, लेकिन जो धमकियां दे रहे थे और जो प्रेशर डाल रहे थे उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। ये नहीं ताज साहब, आपके ख्याल में ये इन मुकदमात में भी कोई ग्राउंड मौजूद नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है? नहीं, ये तो ऐसे ही अपने दिखावे के लिए चीज़ें हो रही हैं। और होता यही है कि पहले जजमेंट दे दिया जाता है, उसके बाद शवाहिद तलाश किए जाते हैं, उसके बाद उनको साबित करने की कोशिश की जाती है, फिर पता चलता है कि कुछ भी नहीं था। तो मेरे ख्याल से किसी भी महज़ब मुल्क में पहले फ़ैसला नहीं दिया जाता और उस फैसले को इस तरीके से मुश्तहिर नहीं किया जाता, बल्कि शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, शवाहिद के इकट्ठे करने के बाद मुकदमा बनाया जाता है, उसके बाद कहीं फ़ैसला होता है, फ़ैसला पहले नहीं दिया जाता। और ये तो बिल्कुल ही एक पीपल्स पार्टी इतना सीरियस नहीं लेगी। चले मैं वापस चले बिल्कुल ठीक है। बाहर से गोल मार रहे हैं। तो ये कि पीपल्स पार्टी अगर इसको इतना सीरियस नहीं ले रही है तो हुसैन लवाई साहब जो कि बड़े करीबी दोस्त रहे हैं, पहले वो इन्वेस्टिगेट हुए, उसके पास अब कुदवाई साहब का नाम आ रहा है, फिर अनवर मजीद साहब, और अब जो FIA की रिपोर्ट है उसमें तो सर पहले से भी बहुत ज़्यादा सबूत हैं। जिस तरीके से कुछ शुगर मिल्स में छापों के बाद सबूत फराहम किए गए, तो ये इतना आसान तो नहीं है जितना पीपल्स पार्टी को लग रहा है। मैंने तो अभी एक प्रोग्राम में मशवरा दिया है, फैसला तो दे दिया ना। किरदार और ज़मीर वकीलों अगर किरदार और ज़मीर वकीलों की किस्मत में है, और मैं भी इसी बरादरी का एक आदमी है, तो कम से कम इन सब को ट्रंप के वकील माइकल कोहन से थोड़ा सा सीखना चाहिए कि भाई अगर जुर्म का पता लग गया है और तमाम वाक़यात आपके सामने हैं, तो कम से कम अगर आप जुर्म में शरीक होने से गुरेजी कर लें तो वो बहुत अच्छी बात है, और मुकदमात से दोनों वकला न्याज़ नाइक और एतजाज़ एसद को अलहदा हो जाना चाहिए। लेकिन जरदारी साहब के तमाम जराइम जो हैं, जिनमें अब तो दस्तावेजात आ गई हैं इस मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में, इससे कौन कैसे बच सकेंगे? नवाज शरीफ के पास अगर कोई गुंजाइश थी ना 1%, इनके पास 1% भी नहीं है। जा साहब, लेकिन सर माजरत के साथ जिस DPO का तबादला किया गया उस स्टोरी के ऊपर अभी तक PTI की तरफ से ऑफिशियली कोई बात नहीं सामने आई कि जी वजह क्या बनी। और फिर ये कि आपने आज 2 वाकयात सुने होंगे, जब हमारे वजीर आला पंजाब जब ट्रैवल कर रहे थे तो ख़ास तौर पर उस जगह पर अस्पताल में एक बच्चे की डेथ हो गई, फिर इसके अलावा DG खान में एक बच्चा था जिसकी सड़क पर पैदाइश हुई। इस किस्म के वाकयात को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ PTI कोशिश करेगी या नहीं करेगी? मेरा ख्याल है कि आपने जो दोनों बातें की हैं ये मैं शिद्दत से महसूस करता हूँ, और मैं अपनी हुकूमत से ख़ुद कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ना रास्ते बंद होने चाहिए, चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो या कोई और हो, ना किसी के यानी मूवमेंट की वजह से अस्पताल डिस्टर्ब होने चाहिए। वी आर कमिटेड टू वट एवर वी हैड सेड, जो कुछ हमने कहा हम उसके साथ कमिटेड है। मैं आज कह रहा हूं, और मैं इंशाल्लाह जिस लेवल पे भी हूं, मैं ये कंसर्न क्वार्टर्स तक पूरी शिद्दत के साथ बात पहुंचाऊंगा। ये कभी नहीं हो सकता कि मैं मदाहनत से काम लूं, इससे पहले मैं 10 साल इसके ऊपर बात करता रहूं और अब आज कुछ हो गया हो तो मैं उससे पहले तय कर लूं। कतई तौर पर ऐसा नहीं होगा। और जो आपने वो DPO की बात की है उसके ऊपर एक JIT बन चुकी है, उसका नतीजा सामने आ जाएगा। चलिए, लेकिन उस हवाले से अगर इन्वेस्टिगेशन आगे चलती है तो असल हकीकत क्या है, ये भी थोड़ी सी जिम्मेदारी है पंजाब हुकूमत की कि उस हकीकत को भी आवाम के सामने लाए। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करने जा रहे हैं कि सदर मुमलिकत पाकिस्तान, इस हवाले से इंतखाब में कुछ रोज बाकी हैं, लेकिन अपोजिशन के ज्वाइंट होने का जो एक ख्वाब था वो चकनाचूर जरूर हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए रास्ता मजीद हमवार हुआ है। लेकिन क्या अपोजिशन आखिरी कोशिश करेगी इकट्ठा होने की? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर न्यूज रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जहां हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, वहीं एक और बड़ा चैलेंज, बल्कि आम चैलेंजेस में से एक और चैलेंज ये है कि सदारती इंतखाब होना है। क्या आरिफ अलवी साहब की पोजीशन कमजोर है या फिर अपोजिशन की पोजीशन कमजोर है? इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। बलीग साहब, सर क्या वजह है कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से अपोजिशन इकट्ठी नहीं हो पा रही है? इसमें ज्यादा कसूरवार आप किसको ठहराएंगे? देखिए, इसमें तो चीज़ें बहुत ऑब्वियस हैं, बड़ी खुल के सामने आ चुकी हैं कि पीपल्स पार्टी के जब पहले वज़ीर आज़म का कैंडिडेट बनाया जाता है, उसमें वाज़े तौर पे PMLN को ये इख्तियार दिया जाता है। ना सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ साहब के नाम पे उस वक्त कोई एतराज़ या उनको मना नहीं किया जाता, बल्कि जो इब्तदाई कमेटी थी, हाई पावर कमेटी जिसमें पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन थी, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के रेप्स भी यही कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ हों तो तब बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा और एक उम्मीद भी पैदा हो चलेगी कि हम मुकाबले में। और उसके बाद फिर अचानक जो है वो एतराज़ात लगाकर, देखिए हम सारी पार्टीज़, इवन MMA में भी, जमात इस्लामी ने भी बहुत सारे एतराज़ात करती रही है, लीडरशिप के बारे में बातें भी होती रही हैं, लेकिन जब सबके साथ ये जाली मैंडेट वाला सिलसिला हुआ, जिन्होंने सफ़र किया, और इवन MKM जो इस वक्त अलायंस का हिस्सा है, कोलिशन का हिस्सा है, वो भी बांगे दोहल ये बात कह रही है कि यहाँ मैंडेट जो है चोरी किया गया। तो ये चीज़ सबको इकट्ठा ले आई और एक उम्मीद पैदा हो चली। और ख़ासतौर पर सदारती में तो आपको पता है कि सेनेट और कौमी असम्बली का वोट एक एक होता है और बाकी सबका डिवाइड हो जाता है, सिवाय बलोचिस्तान असम्बली के। तो एक उम्मीद पैदा हो चली थी कि शायद कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ सके, लेकिन उसमें फिर हमें पीपल्स पार्टी इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करेगी, बार बार वो उसको डिनाई कर चुके हैं, लेकिन और हमें दिनों का हाल भी अल्लाह जानता है, लेकिन हमें एक खदशा लगता है कि जिस दिन वज़ीर आज़म का हल्फ लिया जा रहा हो या इंतखाबात हो रहे हों, वोटिंग हो रही हो, उसी दिन आसिफ जरदारी साहब के वारंट जारी हो जाना, उनके ऊपर दबाव होना, इन्हीं दिनों में सारे केसेस खुल जाना, क्या कोई आपस में ये दबाव का हिस्सा है या किस तरह के अचानक ये तो सर नून लीग एक इनिशिएटिव ले सकती थी ना कि एतजाज साहब के नाम के ऊपर अग्री कर जाती, अगर पता था कि पीपल्स पार्टी की मजबूरी है? देखिए, उसमें एतजाज साहब जो हैं वो बहुत सख्त बयानात भी देते रहे, मामलात भी रहे, जो असूल उन्होंने किया। देखिए, पार्टी की लीडरशिप में बहुत से लोगों ने मुशावरत इस पे की और उन्होंने कहा कि हम टाइमली जो है वो उनको ऑप्शन देते हैं, वो नहीं दिया। बहरहाल हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये इनिशियली भी मैं वज़ीर आज़म के मौके पे भी किया और दूसरी दफ़ा जब हमने उनको पॉइंट ऑफ व्यू किया, ठीक है जी, अगर आप उसी तरह से ही कोई अगर मुतफ़िका कर लें तो हम उसमें पीपल्स पार्टी का कोई भी पैनल दे दें या कोई और, लेकिन वो एतजाज साहब नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैं सर आपकी तरफ आती हूँ, ताज आदिल साहब का कमेंट ले लूँ। ताज आदिल साहब, सर क्या वजह है कि ये मालूम है अपोजिशन को कि शायद उनका कैंडिडेट ना जीत सके, उसके बावजूद भी बड़े उसके फोर्स के साथ एतजाज एहसन के नाम के ऊपर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़िद है? क्या कोई अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो सकती सर कि कोई और अल्टरनेट हो सके? देखिए, चीज़ों पे इत्तेफाक भी किया जाता है और इख्तिलाफात भी होते हैं, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और हमारी कोशिश यही है कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब क़िबला वो एक किरदार अदा करें, जो कि पहले उनसे जो गुजारिश की गई थी कि आप बीच में पढ़ के और इस मामले को हल करें। लेकिन ये कि अब अगर वो इख्तिलाफात हैं तो फिर वो इख्तिलाफात हैं, जो इत्तेफाक राय है वो इस पे है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस जो हैं वो कराए जाएंगे। लेकिन इख्तिलाफात ज़ाहिर है कि पुराने भी इख्तिलाफात हैं, कुछ नए भी इख्तिलाफात हैं और वो बातचीत के जरिए उनको हल किया जाता है और कोशिश जो है। लेकिन ताज हैदर साहब, बड़ा एक नेगेटिव मैसेज तो जाएगा ना सर ऑपोजिशन का। अगर एक मुतफिका उम्मीदवार होता तो क्या एक बेहतर ऑपोजिशन नहीं नजर आती पार्लियामेंट में? नहीं, नेगेटिव मैसेज कैसे जाएगा? एक नजरियाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करी सर, हुकूमत को नहीं, लेकिन वो तहरीक इंसाफ ताज हैदर साहब, सर खान साहब ने जैसे पहले कहा था कि ये बड़ी कमजोर अपोजिशन होगी। नहीं, ये कमज़ोर अपोजिशन या मजबूत अपोजिशन की बात नहीं होती, इशू टू इशू बात होती है। और मुझे बड़ी खुशी है कि असद उमर साहब ने वो बात मानी है कि जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कही थी कि तमाम जमातें मुल्क के मिल के और इस चीज़ को तय करें कि मुल्क को माशी बहरान से कैसे निकाला जाए। ये हमारा मैनिफेस्टो है और हमें इस बात की खुशी है। इसी तरीके से बहुत सी बातों पे इत्तेफाक हो सकता है। मैं जब आ रहा था तो मेरी बीवी मुझसे यही कह रही थी कि मेरे पास गाड़ी नहीं है कि 50 रुपये किलोमीटर पे हेलीकॉप्टर मिलता है, आप हेलीकॉप्टर क्यों नहीं ले लेते? तो मैं मतलब इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि हेलीकॉप्टर लिया जा सकता है, लेकिन ये ऑस्टेरिटी की मिसाल है जी।
बिल्कुल ठीक। तो नहीं, मेरे पास क्योंकि कार नहीं है तो वो यही कहने लगी 3 किलोमीटर का फासला था घर से स्टूडियो तक का, 150 रुपए में यहाँ पहुंच जाते। तो अब ये तमाम चीजें जो है, मैं एजाज साहब से पूछ रही हूँ, हो सकता है वो कुछ इसमें मदद दे सके। एजाज साहब ऑन अ लाइटर नोट, जिस तरीके से, बिल्कुल ठीक था एजाज साहब, वक्त थोड़ा सा कम है सर। एजाज चौधरी साहब, सर मौलाना साहब अगर कह रहे हैं कि मैं मुतफिका उम्मीदवार हो सकता हूं, उसके बावजूद अपोजिशन में अभी भी किसी बात पर इत्तेफाक नहीं है, आरिफ अलवी साहब के हवाले से कितनी एक्सपेक्टेशन है पीटीआई की कि वो आसानी से कामयाब हो जाएंगे? पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूं कि डॉक्टर आरिफ अलवी जिस पोजीशन में हैं, अगर अपोजिशन इकट्ठी भी हो तो नंबर्स जो हैं वो इतने हैं हमारे पास कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये शख्सियात में फंसे हुए लोग हैं, नज़रियात में नहीं हैं। कोई मुल्क व कौम की फ़िक्र नहीं है, अफराद की गुफ्तगू फ़लाँ जगह ये कह दिया, फ़लाँ जगह ये कह दिया, उसमें फंसे हुए हैं। इसीलिए मुझे ये लगता है कि इन्होंने जो बार बार दावा करते हैं ना, इलेक्शन के ऊपर कोई जो बात करते हैं वो असल बात नहीं है, वरना ये जम जाते उसके ऊपर। उसके बाद मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि जिनका मौलाना फजलुर रहमान मद्दज़ल्लाहु अली क़िबला कहा, जिनको ताज हैदर साहब ने, वो तो सालिस थे। और अगर 250 साल की तारीख पंचायत की देखी जाए बर्रे सगीर की, तो जो पंचायत में एक दफ़ा सालिस बन जाता है वो कभी फ्रीक नहीं बनता, उसकी अपनी अखलाकी हैसियत ही ख़त्म हो जाती है। मुझे तो समझ नहीं आती कि उसको अपना यानी कैंडिडेट बनाते हुए इन्होंने नहीं सोचा और उन्होंने कैंडिडेट बनते हुए नहीं सोचा, इसलिए कहीं पर कोई उसूल व ज़वाबित नज़र नहीं आ रहे। बहुत ही हल्की फुल्की यानी इनकी जो आपस की बातें हैं और शख्सियात में ये फंसे हुए लोग हैं। इंशाअल्लाह ये नहीं कहा था कि अपोजिशन कमज़ोर है, कहा था कि अपोजिशन अखलाकी तौर पे कमज़ोर है और वो हर दिन जो गुजरेगा वो नज़र आएगी। अलबत्ता मैं एक बात आपसे नाज़िया अर्ज़ करना चाहता हूँ, तहरीक इंसाफ अपोजिशन के साथ मिल के इस मुल्क के निज़ाम को चलाना चाहती है। बिल्कुल ठीक कहा ताज हैदर साहब ने कि हम जो चीज़ें छुपा के की जाती थी हम कौम के सामने रखेंगे। हम बताएंगे कि हमारे मुल्क की कर्ज़ों के हवाले क्या पोजीशन है, किस कदर सूद देना है, ये कहां से अब कर्जा लिया जाए, किस तरह मुल्क इसको आगे लेकर बढ़े। इसलिए पार्लियामेंट का फ्लोर जो होगा उसमें इनकी कंट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत बेहतर होगी। और आखिरी बात मैं ताज हैदर साहब की खिदमत में अर्ज करना बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक सर। ऐसा हम ख्वाहिश भी करते हैं कि ऐसा मंजर हमें देखने को मिले। और सूबे के दरमियान हम चाहते कशाकश हो, और ये चीजें बड़ी हम ये समझते हैं कि हम आइंदा आने वाले वक्त के अंदर हम ये सारी बातचीत करके आगे बढ़ाएंगे, ऑपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। एजाज चौधरी साहब सर वक्त थोड़ा सा कम है सर। ये बिल्कुल ठीक है, चलिए हम देखेंगे सर कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है, हमारी दुआ है कि इम्प्लीमेंटेशन हो। अपनी पुरानी रिवायत का कायम है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तारिक साहब, एक तो ये कि मैं चलें आरिफ अलवी साहब के इंतखाब पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगी, लेकिन एक और बड़ा चैलेंज खारजा अमूर के हवाले से जो पीटीआई को है, खासतौर पर पाक अमरीका ताल्लुकात, और सुनने में सर ये भी आ रहा है कि अगले 10 रोज़ में तकरीबन 3 मुल्कों के वज़राए खारजा पाकिस्तान आएंगे। सर पीटीआई क्या इतनी प्रिपेयर्ड है कि वो फॉरेन इशूज़ के ऊपर अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ डील कर सके? उम्मीद है कि इनकी कोई तैयारी होगी, क्योंकि मैं उसकी तफसीलात से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हूँ, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है जमात से। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करने वाला हूँ जो है मुल्क के मफाद में, कि हो सकता है एजाज साहब को पसंद ना आए। देखें, जिसने भी इमरान खान जैसे नौ मुंतखब और दुनिया के अंदर एक ज़बरदस्त शख्सियत के तौर पर पहचाने जाने वाले रहनुमा के तौर पर उनको ये मशवरा दिया कि आप इस अहम तरीन जो इजलास जनरल असम्बली का होने वाला है, जिसमें 150 के करीब सरबराहान मुमलिकत थे, वहाँ पर इनको जाकर पाकिस्तान का वो मुतदिल और मुस्बत पहलू और वो चेहरा जो इमरान खान की शक्ल में पहली बार 10 दिहाइयों के बाद आया है। पहले जरदारी साहब पर करप्शन के इल्जामात थे, नवाज शरीफ पर नाअहलियत के और करप्शन दोनों के इल्जामात थे। वो इन दोनों इल्जामात से बरी एक दुनिया में मारूफ शख्सियत के तौर पर जाते और पाकिस्तान का एक खूबसूरत चेहरा पेश करते। 2 बातें होनी थी वहां पर। एक तो कई सालों से एक फिक्रा कश्मीर पर बड़ी ज्यादती हो रही है पाकिस्तान के साथ,
उन्होंने कश्मीर का पर बात करने का मौका गंवा दिया, ना जाकर दूसरे ये कि अपने आप को दुनिया में मुतारिफ कराने का भी मौका ज़ाया कर दिया। ना तजर्बेकार क़यादत से यही तवक्को है, और दुनिया के बारे में जो बता रहे हैं कि दुनिया ने जिस तरह की खबरें इमरान खान साहब ने छापी हैं। बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। और खान साहब के ऊपर यकीनन आने वाले दिनों में एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि वो खारजा पॉलिसी के हवाले से क्या फैसले करते हैं, क्योंकि वो यकीनन पाकिस्तान के इस रीजन में जो पोजीशन है उस पर असरअंदाज होंगे। प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।